तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी मेजर पेपर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, और यह आपके रांची यूनिवर्सिटी आरयू और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी मेदिनीनगर पलामू, ठीक है, दोनों के काम में आएगा। दोनों का सिलेबस सेम है। आरयू और एनटीयू दोनों एक ही सिलेबस पे काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोनों को क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। टोटल आपके 45 गो है और ये आपका प्रोफेसर गेस्ट पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं खरीदा है तो खरीद लीजिएगा गेस्ट पेपर। दोनों को यूनिवर्सिटी से ये काम दे देगा। ठीक है, एसकेएमयू के लिए काम नहीं देगा और कोल्हान यूनिवर्सिटी का भी काम नहीं देगा। चलिए देख लेते हैं तो क्या पढ़ना है। सबसे पहले ये जान लीजिए। दोस्तों देखिए, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपको पढ़ना है रीतिकाल एवं आधुनिक काल। ठीक है, और इसमें जो है रीतिकाल एवं आधुनिक काल के अंतर्गत ये 3 टॉपिक रखे गए हैं। पहला क्या है, तो पहला है आपका इकाई 1 रीतिकाल का नामकरण जानना है इसमें। ठीक है, फिर आपको जानना है काल सीमा, रीतिकालीन परिस्थितियाँ, रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ, रीतिकालीन काव्य धारा, रीतिकाल के कवि, चिंतामणि। ठीक है, फिर है आपका मतीराम, बिहारी, धनानंद, पद्माकर, भूषण का परिचय। इन सब को आपको जानना है। नेक्स्ट आपको जानना है आधुनिक काल की पृष्ठभूमि, हिंदी गद्य का विकास, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। ठीक है, इन सबको जानना है। तीसरा आपको जानना है आधुनिक हिंदी काव्य की प्रवृत्तियाँ, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग। ठीक है, ये हैं। उसके बाद निर्धारित कवि और कविता है आपके ये 6 को। तो चलिए ऑब्जेक्टिव हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जानते हैं, इसे हिंदी का पितामह कहा जाता है, आधुनिक हिंदी का। ठीक है, आधुनिक हिंदी भाषा का पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। इनकी एक यहाँ पे कविता है गंगा वर्णन। फिर है आपका मैथिली शरण गुप्त जी की मातृभूमि, जयशंकर प्रसाद जी की लिखी हुई हिमाद्री तुंग श्रृंग से और बीती विभावरी जागरी। ठीक है, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की भिक्षुक और भारत वंदना, और सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रथम रश्मि, नौका विहार और ताज। और अंतिम में आता है महादेवी वर्मा, मैं नीर भरी दुख की बदली, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। ठीक है, ये आपको पढ़ने हैं। अब चलिए देख लेते हैं कुछ। टोटल 40 को ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, आपके एग्जाम में 5 ही ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, कितना ऑब्जेक्टिव आएगा? 5 को ऑब्जेक्टिव आएगा 1 मार्क्स वाले। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला है हिंदी साहित्य के रीतिकाल में, हिंदी साहित्य के रीतिकाल में रीति शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है? रीति का मतलब क्या होता है? तो रीति का मतलब है काव्य निरूपण। ठीक है, काव्यांग का निरूपण मतलब काव्यों के अंग, काव्यांग का अगर संधि विच्छेद करिएगा तो काव्यों के अंग का निरूपण ही रीति कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रीतिकालीन काव्य में किस रस की प्रधानता है? तो रीतिकालीन काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। ठीक है दोस्तों, और श्रृंगार रस एक तरह का हम लोग बोल सकते हैं कि हैप्पीनेस है, खुशी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को रीतिकाल नाम किसने दिया है? ठीक है, तो आपको नाम बताना है और लेखक का। तो इन्होंने बोला था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कि हिंदी साहित्य का जो उत्तर मध्य काल है इसको हम लोग रीतिकाल बोल देते हैं। ठीक है, किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा रीतिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रीतिकाल को हम लोग उत्तर मध्य काल भी कहते हैं। ठीक है, उत्तर मतलब होता है जब खत्म होने को हो तो उसी को उत्तर कहते हैं। ठीक है, उत्तर मध्य काल। नेक्स्ट है रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? ठीक है, तो रीतिकाल को अलंकृत काल का नाम दिया है किसने? इसका राइट आंसर क्या होगा? मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, ऑप्शन ए मिश्र बंधु। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा रीतिकाल को श्रृंगार किसने कहा? जो रीतिकाल है इसको श्रृंगार काल कहा। ठीक है, श्रृंगार काल मैंने बताया खुशी। ठीक है, तो इसको कहा है विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से रीति सिद्ध कवि कौन है? ठीक है, तो रीति सिद्ध कवि इनमें से कौन है? बिहारी जी हैं। ठीक है, बिहारी जी, इनकी खड़ी बोलियाँ भी वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है बिहारी सतसई के रचनाकार कौन है? तो सिंपल सी बात है, जब बिहारी सतसई बोल रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा कविवर बिहारी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्माकर
भट्ट का जन्म किस वर्ष हुआ? ठीक है, तो कौन सा ईयर में पद्माकर भट्ट का जन्म हुआ था? तो दोस्तों संवत 1810 ईस्वी में पद्माकर भट्ट का जन्म हुआ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्माकर भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो पद्माकर भट्ट के पिता का नाम था मोहनलाल भट्ट। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के महाराज जगत सिंह के दरबार में रहते हुए पद्माकर ने किस ग्रंथ की रचना का मतलब कौन से बुक लिखी? तो बुक का नाम है इनका जगदीनोम। ठीक है, जगदीनोद। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पद्माकर की परलोक चलिए, क्वेश्चन है पद्माकर जी का परलोकवास कब हुआ? परलोक मतलब समझ रहे हैं ना, स्वर्ग चले गए हैं। ठीक है, तो इनका देहांत कब हुआ, डेथ कब हुआ, ये पूछा जा रहा है। तो 1890 ईस्वी को इनका देहांत हो गया, परलोकवास कर गए। ठीक है, स्वर्गीय हो गए हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये चले गए दुनिया से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन रीति मुक्ति कवि है? ठीक है, तो धनानंद जो है रीति मुक्ति कवि हैं। धनानंद एक फ्यूचर में पास्ट में एक राजा का भी, क्रूर राजा का नाम भी था धनानंद, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? ठीक है, तो क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा व्यंग्यार्थ कौमुदी बेनी प्रवीण की रचना। ठीक है, व्यंग्यार्थ कौमुदी बेनी प्रवीण मतलब समझते हैं, ये जो बेनी प्रवीण थे यह व्यंग करते थे बहुत ज़्यादा, इनकी कविताओं में व्यंग रूप भाव आता था। ठीक है, नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? ठीक है, तो आधुनिक काल की समय सीमा है 1843 से 1923। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा। ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? तो 1925 से 1957 भारतेंदु युग की समय सीमा है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, भारतेंदु युग का काल 1926 से 1945 ईस्वी। ठीक है, किसने माना है? तो दोस्तों मिस्र बंधु ने ये माना है भारतेंदु युग का काल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्तियों के विषय में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो देखिए अब इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, तो डायरेक्टली मैं बता देता हूँ। राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर, समाज की दुर्दशा का चित्रण किया गया है इस काल में। श्रृंगारिकता के इसमें भाव दर्शाया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट है व्यंग भाव भी इसमें आया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भक्तिपरक रचना कार्तिक। ठीक है, भक्तिपरक रचना कार्तिक स्नान के लेखक कौन है? ठीक है, ये कार्तिक स्नान, तो दोस्तों कार्तिक एक महीना है और उसी के नाम पे रखा गया है, बाबू हरिश्चंद्र। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नामकरण किसने किया था या किसके नाम पर रखा गया है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर किया गया है द्विवेदी युग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द्विवेदी युग का समय काल आपको बताना है, कब से कब तक द्विवेदी युग माना जाता है? तो 1900 से लेकर के 1920 ईस्वी तक के काल को द्विवेदी युग माना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस काल में जो है द्विवेदी जी की काफ़ी ज़्यादा रचनाएं प्रकाशित हो गई और काफ़ी ज़्यादा ये फेमस उसी टाइम से हुए थे। नेक्स्ट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य किस वर्ष संभाला? तो 1930 ईस्वी में संभाला। ठीक है, ये जितने भी इनके फेमस काम हुए 1900 से 1920 के ही बीच में हुई है, इसीलिए 1920 तक के काल को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, साकेत के रचयिता कौन है? अभी जो हम लोग ऊपर जितना देखें कबीर, उनके कविता सबको याद कर लेना है। मैथिली शरण गुप्त साकेत के रचयिता का नाम है। नेक्स्ट है, भारती के रचनाकार कौन है? ठीक है, ये जितना भी क्वेश्चन है आपका लेखक और उसके जरूर ये पूछेगा आपका। ठीक है, लेखक और उसके कविता का नाम। ठीक है, तो भारती के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन राष्ट्र कवि हैं? ठीक है, तो राष्ट्र कवि दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि बोला जाता है। या वैसे तो बहुत सारे हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी भी हैं, लेकिन आपको जो सिलेबस में वही पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारती
का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? ठीक है, तो 1912 ईस्वी में भारत भारती का प्रकाशन हुआ है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचना काल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो उनके रचना काल में व्यवस्थित करना है। पहले है जयद्रथ वध, ठीक है, सबसे पहले यही हुआ है। फिर भारत भारती का रचना काल हुआ, फिर पंचवटी और फिर झंकार सबसे लास्ट में। नेक्स्ट है हमारा द्विवेदी युग की किस काव्य प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का उदय हुआ? ठीक है, तो छायावाद देखिए बहुत सारा आपको टाइम पीरियड पढ़ना पड़ेगा हिंदी में। तो छायावाद का जो उदय हुआ है वह इतिवृत्तात्मक रूप में हुई है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छायावाद को स्वच्छ, एक मिनट रुकिए, चलिए क्वेश्चन है कि छायावाद को स्वच्छंदतावाद किसने कहा? ठीक है, तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम जी के से याद कर सकते हैं आप लोग, नंद दुलारे वाजपेयी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह पंक्ति किस कवि की है? एकदम डायरेक्ट याद हो जाएगा। ठीक है, प्रसाद जी की। कौन प्रसाद? मंदिर का प्रसाद देवी प्रसाद, हजारी प्रसाद, ठीक है, द्विवेदी जी। नेक्स्ट है जब वेदना के आधार पर स्व अनुभूति अभिव्यक्त होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ठीक है, छायावाद की यह परिभाषा किसने दी? तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी ने छायावाद की यह परिभाषा दी है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंत सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दोस्तों चिदम्बरम के लिए सुमित्रानंदन पंत को सबसे पहले हिंदी राइटर थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ठीक है, तो सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है छायावाद काव्य की अंतिम सीमा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1936 छायावाद की अंतिम सीमा है। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा विरह काव्य है? ठीक है, तो आंसू जो है विरह काव्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि महाराणा का महत्व किस लेखक की है? ठीक है, महाराणा का महत्व किस लेखक की है? तो राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की रचना का क्या है क्वेश्चन? जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी के कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। ठीक है, ये देखिए विसर्जन जब होता है ना तो इसलिए मैं बीच बीच में ऑफ कर देता हूँ, मतलब अचानक से बाजा बजने लगता है यार। राम की भक्ति, राम की शक्ति पूजा कविता किस काव्य में संकलित है? तो अनामिका। और क्या बताएं, बस ख़त्म हो गया, इतने ही थे। अंतिम में मधुबाला रचना के रचनाकार कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन। यहाँ पे मधुबाला नहीं मधुशाला होगा यार, मधुबाला या मधुशाला, एक मधुशाला भी है। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें। नेक्स्ट है कौन सी कविता निराला की नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है पंचवटी कविता का रचनाकार मैथिली शरण गुप्त। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, इसको मस्ट आपको याद करना पड़ेगा। ये देखिए ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, ये वाला। ठीक है, ये जो 6 को दिया गया है ना आपका कवि और कवि, 5 को में 2 क्वेश्चन तो यहीं से रहेगा। ठीक है, तो 2 नंबर आप बस इसको याद कर लीजिए, 2 नंबर इतना से, और बाकी जितना भी क्वेश्चन दिया ऑब्जेक्टिव उससे रहेगा कालखंड से आपके 3 क्वेश्चन। ठीक है, 5 इस तरह से हो जाएगा, किसने किस काल को क्या नाम दिया, बाकी कवि और लेखक इससे 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बैठ जाएंगे आपके। ठीक है, तो इसको याद करना ही है, और गेस्ट पेपर नहीं लिए तो ले लीजिएगा, बाकी इसका PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड शाम को डेली एक वीडियो कॉमन कोर्स का दे दूँगा। थैंक यू, बाय बाय।